चलिए एक करके पहले ऑडिट रिस्क और उसके कंपोनेंट्स और आपस में रिलेशनशिप हम जानते हैं। जाते से इनहेरेंट रिस्क, कॉम्पनसेट करने कंट्रोल रिस्क, दोनों को मिलाएंगे आरएमएम। फिर डिटेक्शन रिस्क, उसके दो है सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग, उसको इन्वर्सली एडजस्ट करते ताकि ओवरऑल ऑडिट रिस्क कंट्रोल में रहे। हम पूरा पढ़कर आए, बहुत बार पढ़कर आए। आपको चंद अनमोल शब्द सबके बारे में बोले, इनहेरेंट रिस्क के बारे में, कंट्रोल रिस्क के बारे में, डिटेक्शन रिस्क के बारे में, ऑडिट रिस्क के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ये हमारे हाथ से मिस हो गया, ये हमारे हाथ से मिस हो गया। चार्ट बनाते वक्त भी हमारे हाथ से मिस हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात है क्योंकि हम पूरे एक एक क्वेश्चन पिक करते, एक भी क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, एग्जाम एमटीपी आरटीपी। तो वो कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया कि भाई हम जब कंट्रोल रिस्क हम पता करते हैं कि कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, रिस्क मतलब गलती होने के चांसेस, तो कंट्रोल रिस्क पता करते वक्त हमने कौन सी बातें देखनी चाहिए, कौन सी बातें कंसिडर करनी चाहिए, तो चार चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 315 का जो सेकंड पार्ट है या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चैप्टर बोलूँ, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के लोगों का, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के लोगों का क्या एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कितने सीरियस है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के प्रति, उसको हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होना तो एक हर इंस्ट्रक्शन, हर चीज़ को फॉलो किया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, अहमियत दी जाती है। इट इज गिवन इंपॉर्टेंस। ठीक है, आ, इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बड़े अच्छे से चलते हैं, लेकिन सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट के भरोसे सब नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। माहौल होना, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक माहौल होना, सिस्टम के प्रति इंपॉर्टेंस देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर गायब हो तो कंट्रोल्स फेल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, कंट्रोल रिस्क बढ़ जाते हैं। आज के डेट में सब कुछ आईटी रिलेटेड चलता है। जब कंट्रोल रिस्क निकालो तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है, और जैसे मैंने बोला कि अब जब आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे तो और जानोगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ साथ में जैसे अगर परचेस के कंट्रोल्स है तो उसके कंट्रोल समझने पड़ेंगे, प्रोडक्शन के कंट्रोल तो समझने पड़ेंगे, सेल्स के तो स्पेसिफिक कंट्रोल भी समझने पड़ेंगे, कंट्रोल एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोगों का कंपनी में एटीट्यूड क्या है, मैनेजमेंट लोगों का सिस्टम्स के प्रति, उस पर डिपेंड करता है कंट्रोल्स कितने इफेक्टिवली चलेंगे। ठीक है, और फिर स्पेसिफिक कंट्रोल जो है इंडिविजुअल परचेस का, प्रोडक्शन का, सेल का, अकाउंटिंग का, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे हो कंट्रोल्स कितने अच्छे से चलेंगे, कंट्रोल रिस्क कितनी होगी, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को देखना चाहिए। दूसरा, आईटी प्रोसेसेस, आजकल सब कुछ आईटी बेस्ड चलता है। क्या आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, टीम है, सॉफ्टवेयर है, ये देखना जरूरी है, तभी कंट्रोल्स बराबर चल पाएंगे। फिर इसके बाद हम कंट्रोल्स में कितनी छानबीन करेंगे, हम कंट्रोल्स में कितनी छानबीन करेंगे, कितना डेप्थ में जाएंगे, डिपेंड करता है हमारा अप्रोच कैसा है। अगर हम कंट्रोल्स के बहुत भरोसे चल रहे, टेस्ट हम कंट्रोल्स के बहुत भरोसे चल रहे, उस पर बहुत विश्वास दिखाने वाले हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बहुत करने वाले हैं, सब्सटैंटिव चेकिंग कम करने वाले हैं, तो कंट्रोल, ये दोनों रिलेटेड पॉइंट्स है। तो ऐसे केस में हम लोगों को कंट्रोल रिस्क बहुत सोच समझ के निकालना चाहिए। तो कंट्रोल रिस्क निकालते वक्त देखिए कंट्रोल एनवायरनमेंट कितना प्यारा है, आईटी सिस्टम्स कितने अच्छे हैं, और हमारी ऑडिट जी की जो स्ट्रैटेजी है, कंट्रोल्स पे कितने डिपेंडेंट्स है, कंट्रोल्स पे कितना रिलाय कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कितना ज्यादा, जितना ज्यादा आप कंट्रोल पे रिलाय करेंगे उतना सोच समझकर ठंडे दिमाग से आपको कंट्रोल रिस्क के बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके उसके बारे में सोचना चाहिए। जितना आपका अप्रोच टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के प्रति ज्यादा है, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर रिलाय करेंगे, उतना शांति से बैठ के कंट्रोल रिस्क को आप निकालिए। तीन बातें,
और मैंने बोला कि अब जब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी। ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, ऑडिट रिस्क को बताइए, दो चीजें नहीं आती। हम गलत ओपिनियन देकर के आगे, मॉडिफाई करके आगे, जबकि जरूरत नहीं थी, इसकी चांसेस बहुत रेयर है, तो इसको कवर नहीं करते। और ऑडिट फर्म की बिजनेस रिस्क नहीं आती। ऑडिट रिस्क क्या आती है, उसके कंपोनेंट, उसके एग्जाम्पल, और क्या नहीं आता वो बताना है। इंक्वायरी, रिस्क, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में इंक्वायरी, टीसीडब्ल्यूजी से माहौल की इंक्वायरी करते हैं, मैनेजमेंट से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बोलते हैं, इंटरनल ऑडिटर को पूछते तू बताते को कहाँ पे खामियां मिली, आईटी डिपार्टमेंट के बंदे से बात करते हैं, मार्केटिंग वाले से बात करते हैं हम लोग, बाकी एम्प्लॉयज से बात करते, कई अलग अलग तरीके के लोगों से हम लोग बात करते, इंक्वायरी करते। ये हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट में कितने अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। रिस्क असेस, अगर हमको जानकारी इकट्ठा करनी है तो हम इंक्वायरी के थ्रू भी कर सकते हैं, सबसे आसान, इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में कई सारा डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, फाइनेंशियल नेचर का डेटा, फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का सेल्स कितना है, एक्सपेंस कितने हैं, प्रॉफिट कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, मार्केट की क्या सिचुएशन है, कितने स्क्वायर फीट जगह है, कितने लोग काम करते हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा हम लोग लेते हैं। इससे बहुत सारी नई जानकारी मिलती है, कंपनी को लेकर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है, मार्केट शेयर समझता है, दूसरों से कंपेयर करके पॉजिटिव निगेटिव समझते हैं, पिछले साल से कंपेयर करके न्यू डेवलपमेंट समझते हैं। अनयूजुअल आइटम्स, कुछ अजीबोगरीब चल रहा है कंपनी में, सब लोग ग्रो कर रहे हैं, कंपनी डिक्लाइन कर रही है, और वाइसे वर्सा, अनयूजुअल चीजें, अजीबोगरीब चीजें भी समझ में आती है। और इसके रिजल्ट्स, मतलब आप इंक्वायरी करके आपको जानकारी इकट्ठा होती है, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन से आपको जानकारी इकट्ठा होती है, और एनालिटिकल प्रोसेस से आपको जानकारी इकट्ठा होती है। इनको मैच करिए। आप जब इंस्पेक्शन करने गए तो आपको पता चला नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और एनालिटिकल प्रोसीजर में सेल्स बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर से जो हमको जानकारी मिल रही है और बाकी प्रोसीजर से उसको मैच करिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। आपको कोरैबोरेटिव एविडेंसेस मिल सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस मिल सकते हैं, सच झूठ का पता चल सकता है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है जानकारी के इकट्ठा करने का। आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा लीजिए, नई जानकारी मिलेगी, अनयूजुअल आइटम्स मिलेंगे, और इसको दूसरी प्रोसेस के साथ यूज करेंगे तो और रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस और बढ़ेगा, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको पता चलेगी कौन सी चीज रिलायबल है, कौन सी नहीं है। अगर एनालिटिकल से जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है बाकी से मैच हो रहा है, मतलब रिलायबल है चीजें, मैच नहीं हो रहा मतलब चीजें रिलायबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जब भी नॉलेज ऑफ द बिजनेस, जानकारी इकट्ठा करना, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, हम पढ़कर है ना पूरा, इकोनॉमी से लेकर आखिरी तक सभी बातें हम पढ़कर आई है कि कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, आप जो एक पॉइंट होता है कि आप इंडस्ट्री, उसके रूल्स रेगुलेशंस और उसकी जानकारी इकट्ठा, उसमें और बताओ क्या जानकारी इकट्ठा करना है। पहले तो रेगुलेशंस, आरबी, अगर बैंक है तो आरबीआई के तहत चलते हैं, अगर बैंक है तो आरबीआई के तहत चलेंगे, इंश्योरेंस है तो आईआरडीए है, टेलीकॉम है तो ट्राई है। तो अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी है, कौन से रेगुलेशंस उन्होंने बनाए, उसकी जानकारी लो। फिर इंडस्ट्री में कितने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन है, कौन से प्रोडक्ट्स सबके अलग अलग है, एक जैसे हैं, कैपेसिटी किसकी कितनी है प्रोडक्शन करने की। टेक्नोलॉजी इज अ बिग गेम चेंजर, टेक्नोलॉजी सेम है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, कुछ भयंकर नया आने वाला है। ठीक है, जैसे मोबाइल में भयंकर नई चीजें आ रही है, इंटरनेट पे नई चीजें आ रही है, बट दैट मे नॉट बी द केस एवरीवेयर। फूड ग्रेन्स में क्या नया आ रहा है, फूड ग्रेन्स जो पहले थे वो आज भी है। ठीक है, सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स, भाई सप्लायर का बोल बाला है, अभी कोल की कमी है तो सप्लायर का कोल बोल बाला है, कस्टमर, अगर सप्लायर बहुत ज्यादा है तो कस्टमर का बोल बाला है। तो ये समझना पड़ता है आपको इंडस्ट्री को, उसके रेगुलेशंस, का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सबके प्रोडक्ट्स, कैपेसिटीज, प्रोडक्शन बनाने, प्रोडक्ट बनाने कैपेसिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, और सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। ये भी एग्जैक्टली कवर नहीं होता था, इसलिए यूनिक करके लिखा हुआ, यूनिक मतलब अपने नोट्स में एग्जैक्ट मैच नहीं होता ये। क्यों जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, मेन एरियाज,
आपकी मर्टिलिटी वहां से निकलती है। अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत बहुत सारे इसके अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, मर्टिलिटी निकालने के लिए काम का है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर उसके लिए काम का है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा पाए उसके लिए काम का है, एविडेंस सफिशिएंट है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना, बहुत सारे एडवांटेज है जानकारी इकट्ठा करने। हमने शॉर्टकट के साथ देखा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हम पढ़कर आए। क्या चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलत होने के? दो कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। बड़ी कंपनीज में हम लोग कंबाइंड सेपरेट असेसमेंट करते हैं, छोटी कंपनीज में जनरली हम लोग सेपरेट कंबाइंड असेसमेंट करते हैं। बड़ी कंपनीज में पहले इनहेरेंट रिस्क निकालते, प्यार से कंट्रोल रिस्क निकालते, उसको मल्टीप्लाई करते और फिर निकालते हम लोग आरएमएम। छोटी कंपनी में सीधा कंबाइन करके निकाल देते हैं। आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये पढ़ा था कि दो लेवल पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। पहले जानकारी इकट्ठा करके बार बार सोचना पड़ता है, व्हाट थिंग्स कैन गो रॉन्ग, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर सोचना पड़ता है कौन से असर्शन पे इंपैक्ट होगा, बहुत सारे असर्शन पे इंपैक्ट होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क हो सकती है। फिर लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई असेस में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। असर्शंस ब्रीफ में बताइए। असर्शंस को ब्रीफ में, तो ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के असर ब्रीफ में बता दिया। कभी एग्जिस्टेंस और ऑकरेंस होता है, कंप्लीटनेस होता है, ठीक है, कंप्लीटनेस होता है, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन मिक्स करके, एसेट लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन बैलेंस उसका मिक्स करके बता दिया। ठीक है, अगर शॉर्ट में इस तरीके से पूछेंगे तो मिक्स करके बता देंगे। असर्शन का मतलब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होते हैं, और इन जनरल सब मिक्स करके कितने अलग अलग असर्शन आपके होते हैं वो बता दीजिए। डिटेल में पूछेंगे, ठीक है, अब वो पढ़कर आपको समझना समझ में आएगा। अगर पढ़कर आपको समझ में आएगा कि भाई साहब डिटेल में है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप डिटेल में लिख देते तो बुरहर्ज क्या है। इन्होंने मैं अगर आपको क्योंकि क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि ब्रीफ में समझाओ। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि ब्रीफ में समझाना है, लेकिन उन्होंने समझाया ब्रीफ में। May 20 की आरटीपी में मैं तो बोल रहा हूँ डिटेल में समझा दो ना यार। 3 तरह का डेटा है, 3 तरह के असर्शन है, सब बता दो, प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, इंस्टीट्यूट ने तो शॉर्ट में आंसर दिया है, आप डिटेल दे दो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट मतलब क्या होता है वो भी समझाना है, उसकी आप डेफिनेशन बता दीजिए। अब सभी असर्शन के बारे में डिटेल्ड, 3 तरह का है, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर, हर किसी के असर्शन है डिटेल। मैं तो बोलता हूँ रिस्क नहीं उठाना है, टाइम है तो सब जगह उसको ही डाल दो आप। नेम द असर्शन, ये ऑडिट प्रोसीजर कौन से असर्शन के लिए काम किए? टाइटल डीड्स ऑफ द लैंड हम चेक कर रहे हैं कि भाई ओनर कौन है, ये किसके लिए काम किया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन से वैल्यू पे फर्क पड़ता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू, वैल्यूएशन का असर्शन है। ईयर एंड इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, ईयर एंड इन्वेंट्री आप चेक कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, जाकर देख रहे हैं वापस। एग्जिस्टेंस का असर्शन है, ऑल लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटीज, कुछ भी छूटा तो नहीं है, कंप्लीटनेस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बराबर नोट्स टू अकाउंट्स में दिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अब देखिए ऐसे के अंदर तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स के अलग से होते हैं। ये पुराने जमाने की बात है कि आ, एक असर्शन हुआ कर, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स का अलग से असर्शन होते हैं हमारे इसमें। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब नोट्स टू अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स का असर्शन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो परफेक्ट आंसर होता है। उन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है, ऐसे में तो इसका नाम नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल थियरी के अंदर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को भी एक असर्शन मानते हैं। तो सर हमको कैसे समझेगा? देखो यार, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ तो करना ही है, परेशान मत होइए उसको लेकर। कुछ ना कुछ हरकतें, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करना ही है उन्होंने। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर तो डायरेक्ट असर्शन में आता नहीं, आप देख लो, ठीक है, लेकिन उन्होंने इंक्लूड किया है तो आप ध्यान रख लेना कि कभी कभी नोट्स टू अकाउंट इनकम एक्सपेंस सही लाइन आइटम में लिखे है ना, सही लाइन आइटम में लिखे है, सही तरीके से लिखे है नोट्स टू अकाउंट, उसको प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वो लोग बोलते हैं। तो कभी अगर असर्शन ही पूछ लिया नोट्स टू अकाउंट्स का तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मतलब इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी सही लाइन में लिखा है। इनकम के अलग अलग लाइंस होते हैं, एक्सपेंस के लाइन होते हैं, एसेट्स के लाइन होते हैं, सही लाइन में लिखा और डिस्क्लोजर बराबर दिया है तो उसको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन बोलते हैं।
अब ये तो आप यार बहुत ही वाहियात है, तो डिलीट ही कर दो ये क्वेश्चन। एक तो बहुत पुराना है और बहुत वाहियात सी बातें लिखी है, डिलीट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आएगा ना, असर्शन बताइए, जितनी बातें लिखी है वो लिख दीजिए और आपके असर्शन के हिसाब से, जैसे आ, इसका असर्शन बताइए, तो जो लिखा लिख देना। ठीक है कि प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 2 लाख है, उसका डिप्रिसिएशन ओपनिंग का 70,000 है, इस साल का डिप्रिसिएशन 13,000 है, टोटल डिप्रिसिएशन 83,000 है, और नेट यही है। अब जितना दिख रहा है उतना लिख दिया आपने ही, उससे वो पूछ रहे क्या असर्शन मिल रहा है, जो दिख रहा हो लिख दो पहले, फिर अपने शुरू करो। एग्जिस्टेंस, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी रियल है, वो एग्जिस्ट करती है, राइट्स, हाँ हमारे, हम ही इसके ओनर है, इसके ऊपर और कोई दूसरा चार्ज किसी का नहीं है। अ, इतनी प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, इसकी, इसका कॉस्ट, और कॉस्ट एकदम सही है, डिप्रेशन सही निकाला है, वैल्यूएशन एकदम सही है, हम ही इसके मालिक है, किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहले जितना दिख रहा है उतना लिख दो, फिर जो असर्शंस हम पढ़कर आए उसको लिख दो, जो दिख रहा है वो लिखना, और फिर असर्शंस भी और लिख देना। सिग्निफिकेंट रिस्क, कुछ बच्चों का ये हुआ होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा, हम लोगों ने पढ़ा, सीएफओ सीएसआर पढ़कर आए हम लोग ये। इंटरनल, ये 315 के सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, कॉपी पेस्ट वही है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब बताइए, उसके आप ऑब्जेक्टिव बताइए, दोनों एक ही चीजें होते हैं, कुछ बच्चों का हुआ होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा, चिंता मत करिए। बेनिफिट्स, सिस्टम्स को समझने के, अंडरस्टैंडिंग क्या बेनिफिट्स है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को, तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे हमको कंट्रोल रिस्क समझ में आती है, कंट्रोल रिस्क समझ में आता है हमको, इससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है वो हमको समझ में आता है, और कंट्रोल्स कैसे है, कंट्रोल्स अच्छे है तो हमारी ऑडिट प्रोसेस बदल जाती है, कंट्रोल्स वीक है तो हमारी ऑडिट प्रोसेस बदल जाती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल रिस्क की जान, कंट्रोल रिस्क समझ में आता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ में आता है, आगे ऑडिट प्रोसेस कैसे होनी वो भी समझ में आता है, किस तरह की गलतियां हो सकती है वो भी समझ में आता है। इट्स वेरी गुड, डेफिनेटली इसको समझना चाहिए। रिस्क असेसमेंट, जानकारी इकट्ठा करने के तरीके बताओ। डिस्कस व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, ये हम लोग, और अभी 315 का जो सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें हम लोग और समझेंगे इस बात को। सेकंड पार्ट आएगा, कुछ लोगों का हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। 315 के, 315 भी नहीं, 330 पढ़ेंगे हम लोग, 330 के साथ इसको हम लोग देखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जानकारी इकट्ठा करने के तरीके, जानकारी इकट्ठा करने के तरीके, लेकिन जानकारी इकट्ठा करना है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, तो उसकी जानकारी कैसे इकट्ठा करना 330 में हम पढ़ेंगे। 315 में ये जो इसका क्लासिफिकेशन है इतना वो सही नहीं है। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं 315 के। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ आरएमएम, आरएमएम सॉरी, ऑडिट रिस्क डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने गंदे, उस पर हमने कितनी मेहनत की, डिटेक्शन रिस्क, तो ए पे डिपेंड करता है। फिर कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल्स आर, आरएमएम के दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, आंसर है बी। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज रिस्क, रिस्क मतलब क्या चांसेस है दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे प्रायर टू ऑडिट। सर ये क्या फंडा है, क्या चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर को हम लोग दे रहे हैं ऑडिट करने के लिए, उसमें बड़ी बड़ी गलतियां मौजूद है प्रायर टू ऑडिट, उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, जो हम ऑडिटर को दे रहे हैं ऑडिट करने के लिए, उसमें कितने प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो ऑडिटर को दे रहे हैं मतलब अभी ऑडिट होने का है, तो दैट इज प्रायर टू ऑडिट, उसको बोला जाता है। द असेसमेंट ऑफ रिस्क इज, प्रिसाइज तो मेजर नहीं कर सकते, प्रोफेशनल जजमेंट है, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट क्या, अंदाजा, गलती होने के चांसेस कितने, चांसेस एग्जैक्ट थोड़ी होते हैं, अंदाजा होता है। आरएमएम आप क्वांटिटेटिव टर्म से भी निकाल सकते हैं और नॉन क्वांटिटी दोनों में,
मतलब परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकता है, हाई लो मीडियम भी हो सकता है। डैश रेफर्स टू ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन क्लास, ये आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है। डैश अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी देयर एज पर फ्रेमवर्क। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर का अमाउंट या उसका क्लासिफिकेशन या उसका प्रेजेंटेशन, लाइन आइटम कहाँ कौन से लाइन में दिखा रहे हैं, बैलेंस शीट पैनल में या नोट्स टू अकाउंट्स में, वो जो दिया है वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसे अगर नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे 450 में कवर होता था आपके कोर्स में, डायरेक्टली न्यू कोर्स में तो नहीं है। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बेयर्स एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क बेयर डैश रिलेशनशिप। ऑडिट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क में कैसा है? इनवर्स नहीं। फॉर द गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल डिटेक्शन बेस्ड टू द, हाँ, डिटेक्शन रिस्क और आरएमएम में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। जहां आरएमएम ज्यादा होता है मेहनत ज्यादा करते हैं हम लोग, इनवर्स रिलेशनशिप है। वन ऑफ योर जूनियर ऑडिट टीम इज कंफ्यूज्ड विद द टर्म मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यू एक्सप्लेन दैट इज अनट्रू इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल दैट कुड अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी चीज बेसिकली पूछ रहे? मटेरियल है। 20 लाख में 5,000 की गलती, इमटेरियल। इमटेरियल 11,000 में 100 रुपए गलती, इमटेरियल। मटेरियल अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न, खतरे में, दिक्कत में, वो आपने छुपाया, ये मटेरियल है। फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न खत्म है फिर भी तुम उसको गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। 3 और 4 मटेरियल मिसस्टेटमेंट में आएगा। कितने कंपाउंड होते हैं आरएमएम में? 2 कंपाउंड होते हैं। द 315 एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 2 लेवल पे आरएमएम निकालना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Which of the following is correct? The auditor is not expected to and cannot reduce audit to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the finance free from, पहला वाला तो करेक्ट लग रहा है मेरे को। The auditor is expected to and can reduce audit is to zero तो हो ही नहीं सकती, cannot audit zero and cannot therefore obtain reasonable assurance that the finance free from material due to fraud or error। भाई साहब ए और सी तो एकदम सही लग रहा है। आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, सी भी आंसर है, 2 आंसर है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कैन रिड्यूस और इट इज टू जीरो, ठीक है। ए और नहीं, दोनों में एक फर्क है भाई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक फर्क है दोनों के अंदर कि यहाँ पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस की बात करें, रीजनेबल, ठीक है। कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिल्कुल सही है, ए ज्यादा बैंग ऑन टारगेट है। कैनॉट ऑब्टेन रीजनेबल नहीं, वी कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ए इज परफेक्ट। हम लोग ऑडिटर्स को जीरो नहीं कर सकते लेकिन इतने सबूत इकट्ठा कर सकते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सके, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर? अब सारे असर्शन, अगर ऑकरेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आता है, कंप्लीटनेस आता है, क्लासिफिकेशन आता है, एग्जिस्टेंस सिर्फ एसेट्स लाइबिलिटी में आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं आता। नोट्स टू अकाउंट्स के जो असर्शन है, ठीक है, उसमें नहीं आता। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बिफोर टेकिंग इफेक्ट ऑफ कंट्रोल, थोड़े समय के लिए मान ले कंट्रोल्स नहीं है तो उसको इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। विच असर्शन इज कॉमन अमंग द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बैलेंस शीट? एग्जिस्टेंस सिर्फ बैलेंस शीट में आता है, वैल्यूएशन सिर्फ बैलेंस शीट में आता है, मेजरमेंट यहाँ पे आता है पी&एल में। एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं, एक्यूरेसी बोलना ज्यादा बेहतर है, लेकिन क्या मेजर, ठीक है, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट एक्यूरेसी एक ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क? Identifying risk through process of obtaining understanding of entity and its environment, including relevant controls that relate to risk by considering the class of transaction, considering the classes of transaction, account balance and disclosure in financial statement. Identify risk. Identify risk throughout the process of obtaining an understanding of entity and its environment, including relevant controls that relate to risk and by considering the classes of transaction,
कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क, आइडेंटिफाइंग रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस। हाँ, रिस्क पता करते वक्त हम कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रोसेस सोचते हैं क्या चीजें गलत हो सकती है, ये करेक्ट लग रहा है। असेस, आइडेंटिफाई रिस्क, इवैल्यूएट देयर इट मोर परवेसिवली, हाँ सोचना पड़ता है कौन से बहुत सारे असर्शन भी करेक्ट लग रहा है। रिलेट, आइडेंटिफाई रिस्क व्हाट कैन गो असर्शन लेवल, ये भी सही कर रहा है। नॉट कंसिडर लाइक्लीहुड, ये इनकरेक्ट है। कंसिडर करना पड़ता है लाइक्लीहुड कि भाई ये चार चीजें हम पढ़ गए, कंसिडर करना पड़ता है, नॉट की वजह से ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज डी। चार स्टेप्स होते हैं आइडेंटिफाइंग और असेसिंग रिस्क में, हम लोगों ने पढ़ा था। इंटीग्रेटेड केस स्टडी जो है 10th का, उसका 1, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज पोर्ट्रेड इन बुकिंग रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू बैंक्वेट हॉल्स, किस तरह की रिस्क है यहाँ पे। ठीक है, चलो बैंक्वेट हॉल पे चलते हैं। The hotel has two banquet halls. The document is available for verification of banquet revenue is only invoice raised by hotel and some mails, conversation on customer inquiry and finalization on price. On auditor, it is found that finance approval of transaction is only after invoice is sent to them for accounting at final statement. Advance paid by client are not weighted through finance team. The auditor suspect weakness in the system. तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा बताया है, यहाँ पे ऐसा बताया है कि ये जो बैंक्वेट हॉल्स है इनकी सिस्टम बहुत वीक है, इसका सिस्टम बहुत वीक है। तो कौन सी रिस्क बढ़ जाएगी? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क बढ़ जाए, कंट्रोल्स वीक है। मतलब आइडियली आपने जब बुकिंग होती है तो रजिस्टर में लिखना चाहिए था, सामने वालों से एडवांस लेना चाहिए, एडवांस कितना लेना फाइनेंस टीम को पूछना चाहिए था, एडवांस लेके फाइनेंस टीम को बताना चाहिए था अकाउंटिंग के लिए, उनको टेम्पररी रिसीट देनी चाहिए थी। फिर जब वो प्रोग्राम करने के लिए आते उनसे बाकी पैसा लेना चाहिए था, उनको इनवॉइस देना चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। कंट्रोल्स वीक है, सिस्टम वीक है। फिर सेकंड नंबर का है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। जितनी ज्यादा प्रोसीजर लगाएंगे उतनी डिटेक्शन रिस्क लो हो जाएगी। सही है। ग्रेटर आरए में ग्रेटर रिस्क होगी तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा करनी पड़ेगी, डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी, इनवर्स, वो भी सही है। सी वाला जो है ऑडिट रिस्क इज ऑल्सो, ऑडिट रिस्क में हम ये देखते हैं कि भाई हम क्लीन ओपिनियन दे के आ गए, हम क्लीन ओपिनियन देकर आ गए, लेकिन हमको क्या करना था, हमको गलतियां बतानी थी, वो अनर्थ हो गया, वो ऑडिट रिस्क में आता है। हम गलत ओपिनियन देकर आ गए, मॉडिफिकेशन देकर हम मॉडिफाई कर दिया, क्वालिफाई एडवर्स डिस्क्लेमर दे दिया, जबकि सब सही था, इसके चांसेस नहीं के समान होते हैं। ऐसे कैसे आप गलत बोल के आ जाओगे जब कुछ गलती थी नहीं, तो वो इंक्लूड नहीं करता है। 315, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन सी चीज रिस्क, हम लोग इंक्वायरी करते हैं, यस, एनालिटिकल प्रोसीजर, यस, ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये रिस्क असेसमेंट की जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं। हाँ, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने के तब सबूत इकट्ठा करने में काम आता है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच मे नॉट बी एरनस। डिटेक्शन रिस्क रिलेट्स टू नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लान्स। डेफिनेटली डिटेक्शन रिस्क, नेचर, टाइमिंग, हम किस तरह का ऑडिट करें उस पर डिपेंड करता है, और डिटेक्शन रिस्क कम करेंगे तो ऑडिट रिस्क कम होती है। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल आर डिपेंडेंट अपॉन अपॉन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, नहीं, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड, मैनेजमेंट कैसा धंधा करता है, मैनेजमेंट कैसा सिस्टम बनाता है, हम ऑडिट कैसे करते हैं उस पर तो डिटेक्शन रिस्क बेस्ड है, सैम्पलिंग रिस्क नॉन सैम्पलिंग रिस्क बेस्ड है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। इनहेरेंट रिस्क का ऑडिट से कोई संबंध, ऑडिट से संबंध नहीं, मतलब इनहेरेंट रिस्क धंधा कौन सा करना, कैसा करना, मैनेजमेंट के हाथ में, सिस्टम मैनेजमेंट। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट के हाथ में, ऑडिटर के हाथ में नहीं है ये। हाँ, ऑडिट करते हो इनको पता लगाते हैं, लेकिन ऑडिटर के हाथ में नहीं, ऑडिटर इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, फिर 19 नंबर में वेरीफाइंग वेदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑफ HKM लिमिटेड हैज बीन फेयरली अलोकेटेड बिटवीन।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड जनरल एक्सपेंस एड्रेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज verifying whether employee benefit expense has been fairly allocated between operating expenses incurred in production activity and general expense। मतलब आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन में डालना है और थोड़ा सा आपको जनरल एक्सपेंसेस में डालना है, ठीक है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, इसमें 2 नहीं है, 3 स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। पहला, डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड टू डिटेक्शन रिस्क नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लान्स टू रिड्यूस। हम जितने अच्छी ऑडिट प्रोसीजर, डिटेक्शन रिस्क रिलेट्स टू नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लान्स टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। देखिए तो ये 18 नंबर में 3 स्टेटमेंट, डिटेक्शन रिस्क रिलेटेड टू नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लान्स टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। बहुत ही गंदा खेला इन्होंने, मतलब मेरे को भी। डिटेक्शन रिस्क डेफिनेटली आप किस तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो उस पर डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है। जितनी प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करोगे आपका डिटेक्शन रिस्क कम होता जाएगा। इन्होंने प्रोसीजर्स की जगह ऑडिट प्लान वर्ड यूज किया है, मतलब बहुत ही गंदा है यार। ऑडिट प्लान मतलब यही होता है कि प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करना है। उन्होंने स्टेटमेंट को गलत बोला है। अगर मैं एकदम लिटरली लेके जाऊं तो यस, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर होता है टेक्निकली, मतलब यहां पे उन्होंने लिखा है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रोसीजर वर्ड की जगह प्लान वर्ड यूज कर लिया। बहुत गंदा, बहुत गंदा, अति में गंदा है ये। मतलब ऐसे एमसीक्यू मैं नहीं बनाऊंगा यार, ये तो कॉन्सेप्चुअल के कॉन्सेप्ट के ही मतलब इतने कॉन्सेप्ट पे नहीं बैठते, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क कंट्रोल रिस्क ऑडिट ऑडिट पे डिपेंड करते, गलत। मैनेजमेंट पे डिपेंड करते। ऑडिटर इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता, मैनेजमेंट इसको कम ज्यादा कर सकता है, मैनेजमेंट के हाथ में। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तीसरा, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क वैरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये इनवर्स, इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। पहला दूसरा तीसरा सब गलत, सब गलत। आगे 19 नंबर में, 19 नंबर का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4, whether employee benefit expenses has been fairly allocated between operating expenses incurred in production activity and general expenses। क्या क्या एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस थोड़े से ऑपरेटिंग में जाते हैं और थोड़े से जनरल में जाते हैं। जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में थे वो ऑपरेटिंग में चले जाएंगे, जो ऑफिस के थे वो जनरल में चले जाएंगे। ऐसा अच्छे से करना चाहिए। कौन सा असर्शन बराबर रहेगा? कंप्लीटनेस तो नहीं, ऑकरेंस भी नहीं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को लेकर हमारी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन को लेकर। अमाउंट तो करेक्ट ही है, सिर्फ उसका बंटवारा कैसा है वो हम देख रहे हैं। अमाउंट, अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेक्ट है, अमाउंट सही है, उसका प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज सैलरी में जाएगा कि फ्यूल एक्सपेंसेस में जाएगा कि अदर एक्सपेंसेस में जाएगा कि डेप्रिसिएशन, कौन से लाइन में, पीएनएल और बैलेंस शीट के कौन से लाइन में जाना चाहिए, उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो ये लोग इसमें पुराने जमाने में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर यूज टू बी असर्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो फॉर ट्रांजैक्शन के लिए भी एक वो असर्शन था और बैलेंस शीट आइटम के लिए भी वो एक असर्शन था। आज के डेट में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अपने आप मतलब नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके असर्शंस होते हैं। ये दो चीजों को मिक्स करके, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके चल रहे हैं लोग, तो इसको लेकर चलना पड़ेगा हमको। पुराने जमाने के या फिर कुछ फॉरेन ऑथर्स है उसके वहां से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो अगर ये बराबर इसको नहीं बांटेंगे तो लाइन प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, खर्चों का जो प्रेजेंटेशन है ऑपरेटिंग और जनरल वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमको लेना पड़ेगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फिर 23 नंबर पे है, 23 नंबर पे आइए।
susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material before considering inherent risk, कि भाई कंट्रोल्स के पहले ही चीजें गड़बड़ होने के चांस है, उसको इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं. Audit procedure consists of risk assessment procedure, other audit procedures. Substantive procedures consist of test of details and analytical statement to बिल्कुल सही है. Audit procedures में risk assessment procedure भी आती है, further audit procedure भी आती है, other audit procedure भी आती है. ठीक है. तो आपके स्टेटमेंट में तीन चीजें आपके ऑडिट प्रोसीजर में तीन चीजें आ रही है. बाकी मैं बोलूं ऑडिट प्रोसीजर एक बहुत जनरल टर्म है. ऑडिट प्रोसीजर इज अ वेरी जनरल टर्म. कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते वो ऑडिट प्रोसीजर है. ठीक है. लेकिन अब उसमें अदर अदर प्रोसीजर नाम डाल दिया है. हमने पढ़ा था कि ऑडिट प्लान हम तीन चीजों के लिए बनाते हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के लिए और अदर ऑडिट प्रोसीजर के लिए. तो आप ऑडिट प्रोसीजर के जगह वर्ड ऑडिट प्लान जो भी है, यहाँ पे एक तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ये वर्ड नहीं आया इसलिए भी वो गलत है. और ऑडिट प्लान तीन तरह के होते हैं. स्टेटमेंट वन गलत ही है. स्टेटमेंट वन गलत है. सब्सटेंटिव प्रोसीजर में दो आते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट. स्टेटमेंट टू सही है. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. स्टेटमेंट वन गलत है. ठीक है. अगर अब ऐसा कोई स्टेटमेंट ऐसे में नहीं है जबरदस्ती, अगर उसमें गलती मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नहीं है. ये तीनों की जोड़ी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और फिर अदर प्रोसीजर. क्योंकि प्लान ये तीन चीजों के बनते हैं. प्लान ये तीन चीजों के बनते हैं, इसलिए तीनों की जोड़ी है. तीनों की जोड़ी में से एक गायब है, इसलिए गलत है वो. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू. तो आपका स्टेटमेंट नंबर ओके, ओनली टू इज करेक्ट. फोर्थ की बात करते हैं अगर हम लोग, तो डैश रेफर्स टू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एट ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो प्रोसीजर लगाते दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. फिर आपका आप आइए 44 नंबर के केस स्टडी पे. 44 नंबर केस स्टडी पे आएंगे. वहां पे पहला है कंपनी एक्स का बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग विथ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5 lakhs. द ऑडिटर गैदर्स एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप. ओनरशिप चेक कर रहा है, मतलब कौन सा असर्शन है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. अब एक बंदे को सैलरी दी, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में. एक बंदे को सैलरी दी, एडवांस सैलरी दी. एडवांस को एज ए एसेट बुक करना चाहिए था, उसके जगह उसको डाल दिया सैलरी में. इससे दो जगह गलती हो गई. एडवांस में भी गलती है और सैलरी में भी गलती है. एडवांस में गलती है कि एडवांस छूट गया, कंप्लीटनेस. और सैलरी में गलती हुई है, उसका अमाउंट एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है क्योंकि एक्यूरेसी का तो कोई लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे. तो कंप्लीटनेस सिलेक्ट हो गया. देखो गलती की वजह से दो चीजें गलत हो रही है. एडवांस के बारे में बात करेंगे तो एडवांस छूट गया, कंप्लीटनेस में दिक्कत है. विच असर्शन वुड व्योम फाइंड टू बी कॉमन. इनकम और बैलेंस शीट में कौन सा, एग्जिस्टेंस कॉमन नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, कंप्लीटनेस इज अ कॉमन, दोनों में आता है ये. ठीक है. ये 27 नंबर का 27 नंबर का स्टैंडर्ड है. 27 नंबर का क्वेश्चन है, उसका 4th नंबर का एमसीक्यू. व्हाट इज इनिशियल परसेप्शन ऑफ कंट्रोल रिस्क एज फार एज सेल्स ट्रांजैक्शंस आर कंसर्न. सेल्स ट्रांजैक्शन के बारे में क्या लिखा है. During the course of primary discussion with accounting person, Mr. C found that number of transaction very high, volume बहुत ज्यादा है, एक ट्रेडिंग एंटिटी, एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज आल्सो वेरी अ ग्रेट लेंथ. एक तो ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और वेरिएशन ऑफ अमाउंट बहुत ज्यादा है. As their base is very large and number of sale transaction into hundreds of invoices per month. वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन सैम्पलिंग बेसिस. दे आर डिस्कसिंग अबाउट विच ऑफ द मेन टू अप्रोचेस टू सैंपल. कौन से दो अप्रोच लगाना है ऐसा वो सोच रहे. तो इनका जो सोचना है सेल्स को लेकर, इनिशियल परसेप्शन क्या है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बहुत वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है. शायद उनको ऐसा लग रहा है कि
कंट्रोल्स, इनके कंट्रोल्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है वैसे। प्राइमरी डिस्कशन वेरी हाई, पेस भी बहुत हाई है, ठीक है। तो आपको रिस्क कैसे लग रही है, इनिशियल परसेप्शन? देखो, मैं तो डायरेक्टली कुछ ऐसा लिखा नहीं है, डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन सब हाई, मतलब बहुत वॉल्यूम में चीजें चल रही है, तो उससे तो हमको ऐसा लगता है कि कंट्रोल रिस्क हमको हाई लग रही है, ठीक है। फिर भी बता रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ अब आपको ऑप्शन है, चीजें बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो रही है, इतना दिया हुआ है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो रही है, तो कंट्रोल्स हो सकता है कि सभी चीजों को बराबर बराबर मैनेज ना कर पाए, ठीक है। तो भी थोड़ा डाउटफुल यही है। देखो, सारे एमसीक्यू एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं होते, सारे एमसीक्यू एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं होते, कहीं पे कभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ सीए इंस्टीट्यूट से भी रह जाती है।